जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा CISF HCM का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, कल से यानी कि 30 तारीख से शुरू होने वाला है। आज का दिन आपके पास शेष है, तो आज के दिन जितनी पढ़ाई हो सके उतनी कर लीजिए। तो उसके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ GK GS के टोटल 25 क्वेश्चन, और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में खालिस्तान के द्वारा VSHOR-DS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ये जो VSHOR-DS मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण है, किसके द्वारा किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। बात करते हैं DRDO की। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नोट कर लीजिए। DRDO की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, तो हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जबकि इंग्लिश में बोला जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है? DRDO को। ठीक है, स्थापना 1958 में हुई और अध्यक्ष का नाम समीर वी कामत है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल+ में D का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। वित्त मंत्रालय ने एक योजना चलाई, स्टैंड अप योजना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि स्टैंड अप योजना किसने शुरू की? वित्त मंत्रालय ने शुरू की। आपको पता होगा ममता बनर्जी की एक पार्टी है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है दीदी के दूत। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? दीदी के दूत नाम का ऐप लॉन्च किया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जलदूत ऐप को किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है। किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था कब? 2014 में। सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तकें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो लिखो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। इसके अलावा चेस योर ड्रीम, CHASC, चेस योर ड्रीम, DREAMS, ड्रीम्स, ठीक है, किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। इसके अलावा तेंदुलकर की कहानी, तेंदुलकर की जुबानी, ठीक है, तेंदुलकर की कहानी, तेंदुलकर की जुबानी किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। अब तक 48 लोगों को मिल चुका है, जिसमें से 2 विदेशी शामिल हैं। एक तो आपके नेल्सन मंडेला है और एक आपके पाकिस्तान से हैं। लिख लीजिए। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला 2014 में। खालिस्तान कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। तो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन किसको बोला जाता है कि जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता। अगला है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं हुमायूं, यहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बीगा बेगम के द्वारा नहीं लिखा गया था, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये तो पता चल गया किसने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार कौन थे? तो मिरक मिर्जा गियास, मिरक मिर्जा
घियास जो है इसके क्या थे, वास्तुकार थे। हुमायूं का जो मकबरा है चार बाग शैली में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, चार बाग शैली में बना हुआ है। चार बाग शैली में ही आपका ताजमहल बना हुआ है। बात करते हैं हुमायूं के मकबरे को, तो 1993 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किसमें, विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। तो हुमायूं के मकबरे से जुड़ी हुई बातें क्लियर। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, वास्तुकार मिर्जा गियास थे, चार बाग शैली में बना हुआ है। 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का इसको दर्जा दे दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो नई संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। इसके वास्तुकार कौन है, विमल पटेल है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसके नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, तो शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है, इसके नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं। जैसे बांसुरी के ऊपर छिद्र होते हैं ना, उसी तरीके से शहनाई के ऊपर छिद्र होते हैं, और कितने होते हैं, 7 होते हैं। शहनाई वादक यानी शहनाई वादक जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो ये तो सबको पता है कि बिस्मिल्लाह खान भी शहनाई बजाते थे, ठीक है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान के अलावा जो शहनाई बजाते थे वो शायद आपको नहीं पता होगा। तो बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था 2001 में। अब और कौन बजाते थे, तो एक तो बजाते थे अली अहमद हुसैन, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, जब उसको पेपर को इजी बनाना होगा तब वो बिस्मिल्लाह खान नाम देगा, और कठिन बनाना होगा तो अली अहमद हुसैन नाम देगा। अगर उससे भी ज़्यादा कठिन बनाना होगा तब वो पूछेगा कि शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला कौन है, शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो लिखो बागेश्वरी कमर, ठीक है। बागेश्वरी कमर जो है एकमात्र महिला है जो शहनाई बजाती है। तो शहनाई के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, 7 होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये जो सारे आर्टिकल हैं आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है संपरीक्षा से रिलेटेड, तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 151। आर्टिकल 150 में क्या है, तो संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 150 में। आर्टिकल 148 में क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसमें लिखी हुई है, 148 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 149 में क्या है, आर्टिकल 149 में है आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या है, कर्तव्य किसमें लिखे हुए हैं, आर्टिकल 149 में। तो चारों आर्टिकल आपके क्लियर। 150 में संघ और राज्यों के लेखाएं, 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य, ठीक है। और 151 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदन, ठीक है, लिख लीजिए। असमानता को दूर करने के मामले में प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार समग्र असमानता को कम करने में भारत की रैंक क्या है, 123 है। भारत की रैंक क्या है, 123। भारत का कौन सा संघ या फिर केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सा है, अंडमान और निकोबार कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अच्छा, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में। दादरा नगर हवेली, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादरा नगर हवेली में दादरा नगर हवेली में आपकी कौन सी नदी बहती है। जैसे कि आपसे पूछ ले, बताइए राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है। उसी तरीके से आपसे पूछ ले कि दादरा नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है, तो दमन गंगा बहती है। दमन गंगा नदी कहाँ पर बहती है, दादरा नगर हवेली में बहती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले आपसे, तो सैंडल पीक है, ठीक है। अब से पहले भी पूछे गए हैं, तो अब की बार भी पूछ ले तो कोई ऐतराज की बात इसमें नहीं है। सैंडल पीक राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ तो सबको पता है, हरियाणा पंजाब,
ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 21-22 चुना गया था? तो किसको चुना गया? PR श्रीजेश को चुना गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? तो साइकोन पेरिफेरा बिल्कुल सही है, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा ये भी सही है, झींगे आर्थ्रोपोडा ये भी सही है, लीवर फ्लूक निमेटोडा ये बात गलत है। लीवर फ्लूक किस संघ का प्राणी है? प्लेटी हेलमिनथीज का, ठीक है, प्लेटी हेलमिनथीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिनथीज का हिस्सा है कौन? लीवर फ्लूक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश खालिस्तान प्रतिनिधि बम्बई में मिले थे, ठीक है। तो देश भर के 72 प्रतिनिधि जो है बम्बई में मिले थे, यानी कि आपका जो बम्बई अधिवेशन है उसमें हुई थी 1885 में किसकी? INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, लिख लीजिए। अब आपसे पूछ ले कि बताइए BSP की स्थापना कब हुई? बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। किसने की थी? कांसीराम ने की थी। आपसे पूछ ले कि TMC की स्थापना कब हुई? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1998 में। किसने की? ममता बनर्जी ने की, ठीक है। आपसे पूछ ले कि बताओ BJP की स्थापना कब हुई? तो BJP की स्थापना हुई 1980 में हुई। तो ये सारी बातें हैं जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हैं, याद रखनी पड़ेगी, एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो देखो INC की स्थापना हुई 1885 में, BSP की 1984 में, TMC की 1998 में और BJP की 1980 में, ठीक है, लिख लीजिए। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल भी पूछा जा सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी पूछा जा सकता है। तो आयोजन हुआ था बर्मिंघम में। पूछ ले कि कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। स्थापना हुई थी बर्मिंघम में। क्यों बोले सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? भाई सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? 178 मेडल जीते थे। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। पूछ ले कि भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक चौथी थी और भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें थे 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल थे, ठीक है। और पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? पेरी था। पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। तो 22वां संस्करण था, बर्मिंघम में आयोजन हुआ, पेरी द बुल संस्करण मतलब शुभंकर था। सबसे ज़्यादा मेडल 178 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। भारत की रैंक चौथी थी, 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रोंज मेडल थे, ठीक है, लिख लीजिए। सितंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था? तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा नहीं है? इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है भारत में। खालिस्तान जिसे खोज बेरोजगारी सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी की खोज में प्रक्रिया में होते हैं। तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ठीक है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी इसको बोला जाता है। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? फ्लोटिंग आइसलैंड लेक, तैरती हुई झीलों के रूप में किसको जाना जाता है? तो लोकटक झील को जाना जाता है। लोकटक झील कहाँ पर है सर? मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ पर है सर? उड़ीसा में है। पुलिकट झील कहाँ पर है सर? केरल में है। और कोल्लेरू झील कहाँ पर है सर? आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लिख लीजिए, एग्जामों में पूछे जाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, क्रमांक पूछ ले तो ठीक हो। H होता है किसका? H का होता है 1, ठीक है। इसी तरीके से H, HeLi, Beb, CnO, FeNe, ठीक है। तो Na होता है सोडियम का, कितना होता है? 11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, यानी कि ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये।
फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे प्रमुख भूमिका में लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? रणवीर सिंह को दिया गया था। ठीक है, लिख लीजिए। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे खालिस्तान जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री से 24 डिग्री। कहाँ पर? उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलिंग तटवर्ती किसका प्राचीन नाम है? तो कलिंग किसका नाम था? सर, उड़ीसा का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में आ सकता है। अब उड़ीसा के लोक नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री तो सबको पता होगा, नवीन पटनायक है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। लेकिन लोक नृत्य पूछे जाएंगे तो लिखो घूमरा लोक नृत्य उड़ीसा का है, पाला लोक नृत्य उड़ीसा का है, छऊ लोक नृत्य उड़ीसा का है। ठीक है, छऊ झारखंड का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। कर्म लोक नृत्य उड़ीसा का है। दलखाई लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। बाघा लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। कीसाबादी लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। डप नृत्य ये भी उड़ीसा का है। इसके अलावा गोटी पुआ लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। और डसकथिया लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के लोक नृत्य है गोटी पुआ, डसकथिया, घूमरा, पाला, छऊ, कर्म, दलखाई, बागा, कीसाबादी, डप। ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? उड़ीसा के। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता। लेकिन आपसे पूछ ले रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो 23 का खिताब जीता है किसने? सौराष्ट्र ने। ठीक है, हराया किसको था? बंगाल को। तो बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने जीती थी। 2022 में किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने जीती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 pH के बीच में कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात देखो, pH जब 8.2 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, 8 से कम तो 8.2 से कम तो 8.1 भी होता है। इसका मतलब ये थोड़ी को अम्ल हो जाएगा, वो क्या होता है? क्षार होता है। जीव विस्तृत pH में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मुंह के pH का मान 1.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आपकी CISF HCM एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।